नमस्कार, आप देख रहे हैं योर स्टॉक और चलिए अगले 1 घंटे हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति में किस तरह से आगे बढ़ना है। अगर आप भी कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, बस अपने सवाल हम तक पहुंचा देने हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं 9167329108। इस नंबर पर अपने सवाल SMS के ज़रिए पहुँचा सकते हैं, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप के ज़रिए भी पहुँचा सकते हैं। और कोई अगर आपको स्टॉक पर राय चाहिए तो स्टॉक का नाम, किस भाव पर लिया है और कब तक आप उसमें रुकना चाहते हैं, कोई नई खरीद करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमें पूछ सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं और आपसे भी बात कर सकते हैं। आज मेहमान के तौर पे हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा भी जुड़ गए हैं। अजीत हाय, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और आपके पास दर्शकों के सवाल लेकर आए उससे पहले झटपट एक ताज़ा बाजार का चेक, जहां पर तेज़ उतार चढ़ाव का एक आलम हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है। 24,600 के आसपास फिलहाल कारोबार होता हुआ 1/4% की कमजोरी। सेंसेक्स आप देखिए लगभग 330 अंक नीचे है, 80,453 के आसपास %.5 की कमजोरी के साथ यहाँ पे कारोबार हो रहा है। और बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं लगभग 200 अंकों ज़्यादा की कमजोरी फिलहाल दिखाई दे रही है और 54,222 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बाजार में आज से जो लागू टैरिफ है उसका एक असर स्टॉक स्पेसिफिक और क्षेत्र स्पेसिफिक खासतौर से हम देख रहे हैं इम्पैक्ट है। अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स देखें तो यहाँ भी आलम कमज़ोर ही है, लगभग 1/4% की कमज़ोरी निफ्टी मिड कैप 100 में देखी जा रही है और स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं कि लगभग 1/4% तक की ही गिरावट फिलहाल दिखाई दे रही है। सेक्टर वाइज आप देखें तो सबसे ज़्यादा IT यहाँ पर फिलहाल टूटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, 1% के पार की कमज़ोरी। उसके बाद तमाम सेक्टोरल इंडस्ट्रीज में लाल निशान में ही आज कारोबार हो रहा है, सिवाय थोड़ा बहुत कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र अगर आप देखें और ऑयल एंड गैस जो कि फिलहाल फ्लैट है लेकिन हरे निशान में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों के स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो चमक रहे हैं फिलहाल के ट्रेड में वहाँ पर हम देखिए पेंट काउंटर्स में से एशियन पेंट्स लगभग 1.5% ऊपर है, अदानी एंटरप्राइजेस, हीरो मोटो बी और इटर्नल, SBI लाइफ जैसे कुछ काउंटर जहाँ पर हमें लगभग 1% तक की तेज़ी दिखाई दे रही है। लेकिन आज लूजर्स की सूची थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, लिहाजा अगर आप देखिए तो 2.5% की कमजोरी श्रीराम फाइनेंस में, HCL टेक, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, TCS, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज सभी काउंटर्स में लगभग 1.5 से 2% की गिरावट हमें दिखाई दे रही है। चलिए अजीत आपके पास आऊँगी और पहले तो बाज़ार का एक हाल हम जानना चाहेंगे आपसे। तो एक तो एक्सपायरी का दिन और ऊपर से जो टैरिफ लागू हुए हैं वो वाली बात। हालांकि सरकारी खेमे से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि बातचीत चल रही है। अच्छी बात यह है कि दोनों देश जो हैं वो एटलीस्ट बातचीत के लिए ओपन है, लेकिन ये कब तक निष्कर्ष करके निकलेगा। एक्सपोर्टरों के साथ सरकार की जो बातचीत है वो भी अब शुरू हो चुकी है। काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं बैठकों का दौर जारी है और भी उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाने को लेकर रणनीति जो है यहाँ पर तेज़ की जाएगी, सोची जाएगी। बट इन सब के बावजूद एक लबोलुबाब जो हमें देखने को मिल रहा है अजीत, वो ये है कि देखिए GST की एक राहत जो हमने देखा लगभग 1 हफ्ता प्ले हुई है बाजार में, उसके बाद बाजार ने उसको साइड कर दिया। अब एक बार फिर से टैरिफ का ये स्ट्रेस बाजार अब लेकर बैठा हुआ है, आज एक्सपायरी भी है। अब ऐसे में जितने अहम लेवल्स हमने बाजार को छूते हुए देखे थे पिछले कुछ दिनों में, वहाँ से नीचे आते हुए 24,620 के लेवल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। ये टेंशन अगर और प्रोलॉन्ग होती है तो हमारे लिए कितना बड़ा रेड फ्लैग और हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट फिर क्या हो जाएगा जो हमें ब्रेक नहीं करना है। या गुड मॉर्निंग कविता। तो बिल्कुल कविता, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। एक तो आपकी तरफ अर्निंग्स की तरफ से कुछ खास मेजर सपोर्ट आया नहीं। बीच में आपने जैसे बताया कि पिछले 2 वीक हमने जो रिकवरी देखी लार्जली लेड बाय था कि GST रिफॉर्म्स ट्रिगर कर सकते हैं एक अच्छा कंजम्पशन का अपटिक। इसके वजह से 2 वीक तक हमने देखा करीब 1% के गेन्स हमने देखे बेंचमार्क में। सेक्टर वाइज चाहे वो FMCG हो, ऑटो हो, इनमें काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखा। इन सब में कविता सबसे बड़ा चैलेंज रहा कि बैंकिंग का पार्टिसिपेशन ना के बराबर रहा और अब जब मार्केट में गिरावट का दौर शुरू हुआ है तो बैंकिंग का पार्टिसिपेशन दोबारा से आ गया है नेगेटिव साइड पे। तो वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन गया है मार्केट के लिए। अभी तक जो बाकी सेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा संभले हुए हैं या फिर कंसोलिडेट कर रहे हैं। मेजर प्रेशर आपको अभी बैंकिंग की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए जिस तरीके से हमने देखा है कि चीजें अनफोल्ड हुई हैं, एक ठीक ठाक करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हमने 100 EMA के नीचे स्लिप किया है, मींस 24,630-40 के पास आपका 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हमने इंट्राडे में पेनिट्रेट किया करीब 500 के पास, जहां पे पुट राइटर्स काफी एक्टिव थे।
आज क्योंकि मंथली एक्सपायरी है उस लेवल का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। तो 500-550 के पास जिस तरीके से पोजीशनिंग है पुट्स की, पॉसिबल लगता है मुझे कि आज इंट्राडे में एटलीस्ट आपको और डैमेज नहीं दिखेगा। आज इंट्राडे का आपका डाउन साइड कंप्लीट हो गया। 500 के आप नीचे जाएंगे तो 450 एक मार्जिनल सपोर्ट है, बट जो मेजर अब आता है वो आपका 24,200 पे आएगा। तो अभी के लिए थोड़ा सा टोन साइडवेज टू नेगेटिव बरकरार है जब तक कि कोई बैंकिंग की तरफ से रिलीफ ना देखने को मिले। बैंकिंग में अभी आपको करीब 53,900 तक के लेवल्स जो कि मेजर सपोर्ट है, आज जो टेस्ट होने के बाद एक रिबाउंड दिखा है, वो अगर ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे भी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा जो कि 53,600 से लेकर 53,500 का जोन जहाँ पे कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस्ड है वहां तक लेके जाए। तो ज्यादा डिक्लाइन नहीं है, बट यस टोन अभी भी कॉशन का ही है। जो सेक्टर्स स्ट्रांगली बने हुए हैं, चाहे वो ऑटो हो, एफएमसीजी हो, वहीं पे आपको फोकस करना चाहिए अगर आप लॉन्ग साइड की पोजीशन देख रहे हैं। और जहां पे कि ट्रेंड ऑलरेडी नेगेटिव था या फिर अंडर परफॉर्म कर रहे थे, उनमें ऐड करने की गलती ना करें, मींस अपने लॉसेस को एवरेज ना करें। अभी के मार्केट में केवल स्ट्रेंथ के साथ ही प्ले आउट करें। है राय आपको मिलती हुई। और अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रमोद जी को अपने साथ जोड़ते हैं। प्रमोद, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? मॉर्निंग सर, मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ। बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर मैंने 90 शेयर लिया है CDSL का 1195 के उसमें। चलिए तो बढ़िया मैं है। 6 महीने रुक सकता हूँ, तो उसके एडवाइस चाहिए था। चलिए अच्छी बात है कि आपने 1200 के आसपास आपकी खरीद है। 1195 इनकी बाइंग है। 6 महीने का नजरिया है CDSL पे। और जाहिर सी बात है इन सब में सबसे अहम बात यह है कि अच्छे स्तरों पर इनकी खरीदारी है। और अगर हम साफ तौर पर CDSL को देखें तो आज तो खैर एक प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इनकी खरीदारी के भाव से ये स्टॉक का काफ़ी बेहतर इस वक्त रुझान दिखाता हुआ। तो जाहिर सी बात है इन सब का जो अगर हम मोमेंटम देखें और पिछले ट्रेडिंग सेशंस की अगर हम बात कर लें, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस की, तो लगभग 6%, हालांकि ये स्टॉक का 5.5% टूट चुका है। पिछले 6 महीने में हालांकि इसने 34% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ है। तो अजीत, हमें ज़रा बताइए, CDSL इनकी बाइंग अच्छी है, 6 महीना और रुकना चाहते हैं? बिल्कुल प्रशांत, देखिए काफी अच्छे लेवल पे उन्होंने बाय किया। 1800 तक के लेवल्स भी देखे, अभी बुक नहीं किया और दोबारा से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग का टोन है। अच्छी बात यह है कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऑलरेडी पास आ चुका है। तो 1450 का जो जोन है, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म एवरेजेस की बात करें या लास्ट टाइम यहाँ से इसने लो बना के एक रिकवरी का अटेम्प्ट किया था, वो भी जोन इसी के साथ कोइंसाइड करता है। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से इनको 1450 का ही एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा कि उसके नीचे अगर जाएगा तो फिर दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग का दौर बढ़ सकता है, जो कि फिर इनके बाइंग प्राइस तक शायद स्टॉक को ड्रैग कर दे। तो बेटर यही है कि 1450 के स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है तो वहां से निकल जाएं और दोबारा से लोअर लेवल पे आपको एक बार को 1150 का जोन दोबारा दिखता है, तब वहां पे एंट्री करें, उससे पहले नहीं। हमारे साथ अनीश सिन्हा साहब फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार अनीश जी। अनीश जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी सर, और इसके बाद मैं कलर ज्वेलर्स के बारे में जान सकता हूँ? आपने TCS में खरीदारी कर रखी है, किस रेट पर? मैंने उस पे खरीदा है, मैंने 522 पे खरीदी। TCS आपने 522 पे खरीदा है? जी, 300 शेयर हैं। 3810 नहीं है आपकी बाइंग प्राइस? नहीं, 300 शेयर है और मेरा अभी लॉस चल रहा है, उसमें 7 जा रही थी। ओके अजीत, नियर टर्म आउटलुक आप इनको क्या रेकमेंड करेंगे? आई गेस कविता, यहाँ पे TCS अगर इन्होंने 500 में खरीदा है तो नो डाउट काफी अच्छी बाइंग है और काफी गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक संभला हुआ है, करीब 3000 के लेवल्स के पास स्टेबलाइज है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर और हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं चीजों को अनफोल्ड होते हुए ग्लोबल फ्रंट पे, खासतौर से US में। तो अभी के लिए तो बने रहने की राय होगी। अगर लॉन्ग टर्म के नजरिया के हिसाब से है तो 2800 मेरे हिसाब से एक मेजर बेस है TCS का। अगर जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक ये साइडवेज टोन कंटिन्यू रहेगा, जहां पे 3600 आपका अपर बैंड रहे।
3600 के ऊपर दोबारा से आप एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड होते हुए देख सकते हैं, तो बने रहने की राय होगी 2800 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। लगाइए और बने रहने की आपको सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी गुड मॉर्निंग, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? सुप्रभात प्रशांत जी। ऑप्शन की रणनीति में हम ल्यूपिन सजेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिन से स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ही ट्रेड कर रहा है, और अभी फिलहाल यहाँ पर हमें डेली के चार्ट पर बेरिश क्रॉस ओवर बनता हुआ नजर रहा है 20 एंड 50 DMA के आसपास। तो अगर ल्यूपिन 1900 के नीचे सस्टेन करता है तो फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकती है, इसलिए ल्यूपिन का 1900 का पुट ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी, और इसको हमें लेना है अराउंड 4951 के आसपास आता है तो बाय करके चलना है। यहाँ पे जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो 70 रुपीज़ के आ रहे हैं, और हमें 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। लॉट साइज के अनुसार जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है इसमें वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 4250 रुपीज़ का, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 8500 रुपीज़ का। शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी। सहम रणनीति के लुपिन 1900 की कॉल माफ कीजिएगा पुट आपको लेनी है। 49 से 51 रुपए के प्रीमियम के आसपास आपको मिलेगी। लक्ष्य 70 का, स्टॉप लॉस 40 का यहां पर रखना होगा। अधिकतम मुनाफा 8500 यानी 8500 तक का, नुकसान यहां पर 4250 तक का हो सकता है। लेकिन वेलकम बैक, आप देख रहे हैं योर स्टॉक और रजीत मिश्रा हमारे आज के मेहमान हैं जो आपके तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं लाइव। इस बीच अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल आप जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या SMS भी कर सकते हैं, जो नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं वहाँ पर। लेकिन चलिए, भद्रेश शाह नाटको फार्मा पर अपना सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार भद्रेश जी, किस भाव पर खरीदा है आपने ये काउंटर? हेलो जी भद्रेश जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, ये मेरे पास मैडम नेटको फार्मा का शेयर है 920 रुपए का। ओके 920, और अब आपको इसमें कितना रुकना है सर? तो इसमें क्या किया जाना चाहिए मैडम? जो डाउन हो रहा है ना काफी। बिल्कुल, लेकिन अब आपको समय कितना देना है? थोड़ा सा लंबा व्यू आप रख पाएंगे? कितना करना है? कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बताते हैं अगर 6 महीने तक का आपका व्यू है तो। ओके अजीत, एज अ सेक्टर पूरा प्रेशर में तो रहेगा ही है, बट 6 महीने का व्यू पकड़ना अजीत क्या सही होगा? हाँ जी मैडम। अजीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरीके से गिरावट आई थी, काफी शार्प गिरावट आई थी इन द मंथ ऑफ फरवरी, उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक ने कुछ संभलने की कोशिश की, बट अब दोबारा से जैसे कि आपने बताया कि फार्मा स्टॉक्स में एक प्रॉफिट टेकिंग का टोन है, और यहाँ पे भी करीब 9% की गिरावट इस महीने में हो चुकी है। रिकवरी के केस में 900-925 के लेवल जो इनके बाइंग प्राइस के लेवल है वो एंटिसिपेटेड है कि जल्दी ही आपको दोबारा से देखने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये स्टॉक आपका 850 के लेवल को होल्ड करे। तो ज्यादा बड़े मैं कहूंगा कि स्टॉप लॉसेस ना रखें यहाँ पे, बिकॉज ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो फिर सिचुएशन और खराब हो जाएगी। करीब 750 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो उसके नीचे फिर आपको एक बार को लॉस ले लेना चाहिए 850 के नीचे। और रिकवरी के केस में मैंने जैसे बताया 900-920 पहला हर्डल होगा, वो अगर क्रॉस हो गया तो फिर करीब 1000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार 920 के पास दोबारा से अपनी पोजीशन को रिव्यू कर ले, बट साथ में 850 के स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान रखें। चलिए, तो ये है राय मिलती हुई आपको नेटको फार्मा पे। थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजिकली इसमें जिस तरह अजीत जी ने बताया मूव करना होगा। मयंक वाजपेयी ने यूट्यूब पर सवाल पूछा है, टाटा मोटर्स पे अजीत जी राय जानना चाहते हैं। मैं इनकी बाइंग प्राइस बता देता हूं, 831 831 की इनकी बाइंग है। काफ़ी ऊपरी स्तरों की बाइंग है। बहुत सारे जो दर्शक हैं, जो निवेशक हैं, वो तो 900 के ऊपर तक भी फंसे हुए हैं। बहुत सारे सवाल टाटा मोटर्स पे इस बीच आ रहे हैं। 831 की बाइंग है सर, क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में? नुकसान तो हो रहा है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है टाटा मोटर्स पे, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अगर सारे स्टॉक्स ऑटो बास्केट में चल गए हैं, जैसे महिंद्रा, टीवीएस, आयशर अपने रिकॉर्ड हाइस पे है, मारुति में मूवमेंट आ गई है, तो अब फाइनली टाटा मोटर्स में मूवमेंट आ ही जाएगी। तो ऐसा कोई एक फिक्स रूल नहीं है कि आपको सभी स्टॉक्स परफॉर्म करें विद इन द सेक्टर। नो डाउट यहाँ पे भी रिकवरी आई, बट वो सस्टेन नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स को झेलते हुए।
तो नियर टर्म में मुझे कोई खास इसमें चेंजेस होते हुए नजर नहीं आते जब तक कि ये स्टॉक 720 के नीचे है। तो मेरी राय ये होगी कि अगर आप लंबे अवधि के लिए जुड़े हुए हैं तो आप बने रह सकते हैं। 640 620 मेजर सपोर्ट है इसका डाउन साइड पे, मींस उसके नीचे भी नहीं जाता हुआ दिख रहा। बट जो एक्चुअल मोमेंटम आएगा वो 720 के ऊपर आएगा। उस केस में फिर आप देखेंगे एक अच्छा ट्रेंड अनफोल्ड होता हुआ नजर आएगा, जो कि स्टॉक करीब 850 से लेकर 900 तक लेके जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल रुकने की सलाह आपको दी जा रही है टाटा मोटर्स में। अजीत, यूट्यूब के ज़रिए निकी कुमारी अपना सवाल पूछना चाहती हैं। टीटागढ़ में इन्होंने ख़रीदारी कर रखी है और इनकी बाइंग प्राइस ये बता रही है 947 है। बताइए, मेरे पास फ़ोन लाइन पर ये है नहीं, यूट्यूब पर सवाल पूछा है, सो आई थिंक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म आउटलुक इनको बताया जा सकता है। घाटा तो इनको काफ़ी हो रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे टीटागढ़ में एक अच्छी रिकवरी का अटेम्प्ट हुआ था हाल फिलहाल में, जहाँ पे कि रिकॉर्ड अपना 52 वीक हाई अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास बनाने की कोशिश की थी। बट जैसा कि गिरावट का दौर दोबारा से हमने देखा कि अक्रॉस दी रेलवे काउंटर्स, तो इसमें भी फिर वो सेलिंग प्रेशर रिज्यूम हुआ। बट कंपैरेटिवली मुझे लगता है इसका स्ट्रक्चर अभी भी ठीक है। अगर मैं इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कॉज एक काफी स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है करीब 750 से लेकर 800 के जोन में। रिकवरी थोड़ी ग्रेजुअल रहेगी, कॉज करीब पड़ाव आएंगे। पहला पड़ाव करीब 880 के ऊपर और उसके बाद करीब 925। तो अगर ये टाइम दे सकती हैं तो डेफिनेटली इनको बने रहने की राय होगी। अब 800 के नीचे मुझे लगता नहीं है स्टॉक इतनी जल्दी हार मानेगा, तो वो आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा और 925 के पास आपको दोबारा से रिव्यू करना चाहिए अपनी पोजीशन। चलिए, 925 के आसपास आपको अपना एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए। इसी के साथ योर स्टॉक के पहले चरण की पेशकश को हम यहीं समाप्त करते हैं। अजीत, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक के सेकेंड एडिशन में, जहां पर भी हम आपके सवालों पर फोकस करेंगे। अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवालों को इन नंबर्स पर SMS के ज़रिए पहुंचा दीजिए या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 9167329108 इस नंबर पर SMS कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर अपने कॉमेंट बॉक्स में सवाल डाल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछने के लिए स्टॉक का नाम, आपने किस भाव पर ख़रीदा है, कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, ये डिटेल्स दे दीजिएगा ताकि हमारे एक्सपर्ट के लिए आसान हो आपको रणनीति सुझाना। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और बहुत ही अहम दिन जहां पर हम इम्पैक्ट देख रहे हैं बाज़ार पर टैरिफ्स लागू होने का। हालांकि एक रिकवरी के मोड में भी बाज़ार दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी और थोड़ा बहुत रिकवरी का आलम हमें फ़िलहाल ब्रॉडर इंडिसेस में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप। इनफैक्ट सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं थोड़ी सी रिकवरी अब यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी कितनी टिकाऊ होगी हम नहीं जानते हैं। अब ये बताइएगा कि किस लिहाज से हमें फ़िलहाल जो बाउंस बैक दिखाई दे रहा है उसे समझना चाहिए, या आपको लगता है कि एक्सपायरी है तो उतार चढ़ाव कुछ ज़्यादा रहेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि बातचीत जारी है, एक्सपोर्टर्स के साथ भी बातचीत जारी है, कैसे राहत दी जा सकती है इन तमाम क्षेत्रों को। बट एक जो बूस्टर डोज चाहिए सेंटिमेंट वाइज, वो फिलहाल गायब ही दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? नमस्कार कविता जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मॉर्निंग में जब गैप डाउन हुआ था या फिर वीकनेस दिखाई दे रही थी, तो उसके बाद लोअर लेवल से काफी अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है। इनफैक्ट मॉर्निंग के लेवल फर्स्ट आवर में हम अगर देखें तो 24,600 के कॉल में काफी अच्छा राइटिंग हो रहा था, बट लास्ट हाफ एन आवर में कहीं ना कहीं कॉल में अनवाइंडिंग दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अभी अगर आप देखें 24,600 और 24,500 के पुट्स में काफी अच्छी राइटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए लोअर लेवल्स पे सपोर्ट है। एंड अगर यहाँ पे 24,600 अगर मार्केट होल्ड करता है तो पॉसिबली वापस ये जो बाउंस है कंटिन्यू हो सकता है 24,700 24,750 के रेंज तक। तो डेली और वीकली डेली चार्ट में भी अगर आप देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो अभी फर्स्ट 2 आवर में कहना डिफिकल्ट है, बट कहीं ना कहीं एक हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। तो अगर ये बाउंस सस्टेन होता है तो यहाँ से एक मार्केट में काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। चलिए, अब बाज़ार की चाल पर तो हमें आगे भी आपसे बातचीत करनी है और मार्गदर्शन चाहिए, लेकिन इस बीच यूट्यूब के दर्शकों का सवाल भेजना शुरू हो चुका है और इस कड़ी में आरती जैन ने अपना सवाल हमें भेजा है। और राजेश जी, अशोक लेलैंड में ख़रीदारी कर रखी है, इनकी जो बाइंग प्राइस है ये 131 बता रही है। मेरे ख्याल से हाल फिलहाल की ही खरीदे, हो सकता है आज ही इन्होंने ख़रीदा हो, क्योंकि यूट्यूब पर सवाल भेजा है तो मेरे पास अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना समय इसमें और देना चाहती हैं। बट एक नियर टर्म आउटलुक, एक स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है इनको रेकमेंड
कर देना चाहिए। हालांकि सरकारी खेमों से जो खबर आ रही है उससे काफ़ी हद तक एक जीएसटी का इम्पैक्ट ऑटो क्षेत्र पर और ऑटो एंसिलरीज पर भी हम पड़ता हुआ देखेंगे, लेकिन वो रोल आउट होते होते नवरात्रि या उसके आगे का भी समय निकल जाएगा। हैविंग सेड दैट, इस स्पेसिफिक काउंटर में टेक्निकली शॉर्ट टर्म आप इनको क्या रिकमेंडेशन देंगे, किस स्टॉप लॉस के साथ? देखिए अशोक लेलैंड पे काफी स्ट्रॉन्ग व्यू है। अगस्त में एक शानदार रैली हुई थी 115 से 135 के रेंज तक, एंड फिर लास्ट 3-4 सेशन से कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन करा, बट ओवरऑल अभी अभी भी बायस पॉजिटिव है। यहाँ पे 18 अगस्त को एक स्ट्रॉन्ग रैली देखी थी एंड एक बुलिश गैप भी रह गया था, तो 124 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एंड पोजिशनली हम एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट 1 ईयर के हिसाब से पॉसिबली स्टॉक जो है 145-150 की रेंज देखने को मिल सकता है, तो 124 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली अशोक लेलैंड में होल्ड रख सकते हैं। प्लस के साथ आपको अशोक लेलैंड में रुकने की सलाह दी जा रही है। नई खरीद की रिकमेंडेशन इसमें आप देंगे या इस क्षेत्र में किसी काउंटर पे आप देंगे? देखिए डेफिनेटली ऑटो पैक्स पे काफी एक व्यू पॉजिटिव है। अशोक लेलैंड उनमें से एक है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखें तो M&M भी काफी अच्छा लग रहा है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, आज यहाँ पे प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट अगर फर्दर डिप आती है अराउंड 32-50 के आसपास, तो वहाँ पे M&M में भी बाय कर सकते हैं। तो अशोक लेलैंड और M&M ये दो टॉपिक्स है फ्रॉम द 4 व्हीलर स्पेस। और राइट, अशोक लेलैंड और M&M दोनों में अगर आप नई खरीद करना चाहते हैं तो फिलहाल के लेवल्स काफ़ी आकर्षक हैं। संजय कुमार यादव जी का सवाल हम लेंगे, ये लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं दरअसल। संजय जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या हालचाल? हेलो जी संजय जी, आपकी आवाज़ आ रही है? हाँ मैडम एक्चुअली टाटा मोटर्स का मेरे पास शेयर था। ओके 100 शेयर था 700 के रेट पे। 700 की 800? 700 700 है, ठीक है। हाँ, तो उसी के बारे में जानकारी चाहिए था कि अभी उसको होल्ड करें या क्या, मतलब आगे फ्यूचर क्या दिख रहा है उसका? कितना समय तक आप रुकना चाहते हैं, क्योंकि खबर भी है देखिए यहाँ पे जो NCLT से मंजूरी मिल गई है। 1 साल तक रुक सकते हैं। ओके चलिए, 1 साल का समय आप देना चाहते हैं ना, ठीक है। हाँ। ठीक है, उसके हिसाब से तो आपकी बाइंग प्राइस ठीक ठाक ही है, लेकिन राजेश जी बताएंगे टेक्निकली। और दूसरा, खबर के लिहाज से जो इनको मंजूरी मिल गई है डीमर्जर की अपनी सब्सिडियरीज की, वो भी एक प्ले आउट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 1 साल का समय राजेश जी अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, 700 की बाइंग प्राइस, 1 साल का समय। देखिए कविता जी, जो इनकी 700 की बाइंग लेवल है यही इसका क्रूशियल लेवल है। अगर आप रिसेंटली अगर आप देखें तो 2 बार 700-705 के आसपास से नीचे घूमा है। अलॉन्ग विद दैट वहां पे 200 DMA भी है, तो 700-705 क्रॉस करना क्रूशियल होगा। इसे क्रॉस करते ही स्टॉक में एक अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, पॉसिबली 800-820 के रेंज देखने को मिल सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह होगी। नीचे में अगर आप देखें तो 630 के पास स्टॉक में ऑलरेडी एक हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं स्टॉक में बॉटम आउट हो रहा है, बट की लेवल से वो क्रॉस करने होंगे। 705 क्रॉस करता है तो उसके बाद मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए, की लेवल पे खरीदारी आपने कर रखी, लिहाजा आप होल्ड कीजिएगा। 700 के पार जाता है तो मोमेंटम और तूल पकड़ेगा। गणेश साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। गणेश जी नमस्कार, कैसे हैं? हाँ हेलो जी गणेश जी बताइए। मेरा सवाल है BSE एक्सचेंज पे 2551 पे बाई है 100 शेयर, क्या करना चाहिए इसमें? 2551 ना? हाँ ठीक है। घाटे में है गणेश जी, कब तक रुकना चाहते हैं? 6 मंथ 12 मंथ 6 महीना और देना चाहते हैं ना? हाँ। चलिए ओके, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। राजेश जी, पिछले 1 महीने तो हमने बहुत ज़्यादा गोता लगाते हुए देखा है काउंटर को। 5 दिनों की बात करें पिछले, तो लगभग 4.5% तक का काउंटर टूटा है। चार्ट्स पे फिलहाल थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे रही है, लेकिन आप बताइएगा जो नज़रिए के लिए ये रुकना चाहते हैं। देखिए कविता जी, लास्ट कुछ 1-2 महीने से जो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स है तो उनमें काफी ज्यादा वीकनेस देखने को मिल रहा है। सिमिलरली BSE लिमिटेड में देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम में ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म में ये वीकनेस जो है एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रही है। पॉसिबली स्टॉक जो है अपना 200 DMA रिटेस्ट कर सकता है 2000 के लेवल्स तक, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होंगे तो एक बार के लिए एग्जिट करना चाहिए, बट अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो थोड़ा सा होल्ड रख सकते हैं। क्वालिटी स्टॉक है, 2000 के लेवल्स के आसपास आता है तो वहाँ पे वापस ऐड करना चाहिए।
चलिए, इन लेवल्स पर ध्यान दीजिएगा। गणेश जी, आपको ऐड करने की सलाह जो है वो दी जा रही है। ऑलराइट, थोड़ा सा रियलिटी क्षेत्र पर फोकस करते हैं इस बीच, और फिलहाल एक बाजार का चेक ले लेते हैं, बिकॉज डे लो से देखिए थोड़ी सी रिकवरी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। अगर निफ्टी के लिहाज से भी हम देखें तो जो रिकवरी है इनके लो से वो भी आपको बता देते हैं। फिलहाल 53 अंकों की हम देख रहे हैं कि कमज़ोरी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है, और 24,650 के आसपास के लेवल्स, और 24,507 जो अभी तक का लो था, हम देख रहे हैं कि वहाँ से थोड़ा सा संभलता हुआ, लेकिन आप सेंसेक्स भी देखिए तो लगभग 1/4% की कमज़ोरी यहाँ पर रह गई है। हालांकि अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स की ओर जाएं निफ्टी मिड कैप में, तो ये काफ़ी फ्लैट होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। सिमिलरली स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी अब कमज़ोरी कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो कोशिश जारी है बाजार की थोड़ा सा रिकवर होने की, लेकिन अभी कितनी कामयाब होती है। इनफैक्ट इवन बैंक निफ्टी आप देखिए तो ये भी 54,280 के लेवल्स पर आ रहा है। अब देखना होगा कि ये पूरी तरह से रिकवर होके क्या हर निशान में आता है और क्या टिक पाता है। ये एक ज़रूरी टेक होगा बाजार पर, ध्यान रखना। लेकिन मैं थोड़ा सा फोकस चर्चा का रियल एस्टेट पर लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि आज हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं जहां पर बताया जा रहा है कि जो जुलाई महीने की सेल्स रही हैं वो काफ़ी वीक रही हैं, लेकिन उम्मीद यहां जताई जा रही है कि अगस्त सितंबर में हम देख रहे हैं कि शायद तूल पकड़ेंगे सेल्स बिक्री के लिहाज से, घरों की बिक्री के लिहाज से, और कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जहां पर कीमतें जो है बेतहाशा बढ़ी हैं, और उसका एक इम्पैक्ट शायद बाइंग पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन खरीदार जो हैं वो वापस आ सकते हैं, कंसिडरिंग के फेस्टिव सीजन में आपको बहुत डिस्काउंट्स मिलते हैं और काफ़ी सारी स्कीम्स लेकर आते हैं डेवलपर्स। हैविंग सेड दैट, राजेश जी, पिछले कुछ सेशंस में रियल एस्टेट काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, और टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द ट्रैजेक्टरी ही हमने पूरे क्षेत्र को कारोबार करते हुए देखा है। यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग पॉकेट्स आपके हिसाब से इस मिक्स ट्रेंड में जो आज दिखाई दे रहा है खास तौर से? देखिए, अभी फिलहाल तो ट्रेंड डाउन है, और जो इसके रिसेंट स्विंग्स है तो प्राइजेस वहां पे रिटेस्ट करे, मेड बी लोधा हो, डीएलएफ हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, तो अभी फिलहाल कोई मेजर रिवर्सल देखने को नहीं मिल रहा, एंड मे बी फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। लोधा जो है इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है अराउंड 1180 के आसपास। सिमिलरली अगर आप डीएलएफ देखें तो अराउंड 730 के आसपास का सपोर्ट है, और गोदरेज प्रॉपर्टीज अगर आप देखें तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो है अराउंड 1930 के आसपास। तो अभी भी थोड़ा वीकनेस है, और ये वीकनेस कंटिन्यू हो सकता है, बट जो इम्पोर्टेंट लेवल्स बताए हैं वहां पे अगर कोई रिवर्सल साइंस दिखते हैं तो वहां पे ऐड करने की सलाह होगी। रिपीट कर देती हूँ जो काउंटर्स आपने बताए हैं। आप रेकमेंड कर रहे हैं डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज और लोधा, इज दैट राइट? राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस। देखिए कविता जी, अभी फिलहाल वीकनेस दिखाई दे रही है, बट डीएलएफ, लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहे हैं। उन लेवल्स को जब रिटेस्ट करेंगे तो वहां पे ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा। ठीक है, तो ये इन काउंटर्स पर आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनिशिएट करने की सलाह नहीं दी जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार दर्शकों का जुड़ना जारी है, और जाते जाते नंबर्स फ्लैश कर दिए आपके स्क्रीन पर, एसएमएस पर सवाल पूछिए या व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं योर स्टॉक। और चलिए, अहम खबर, कल आरआईएल की एजीएम है, यानी एनुअल जनरल मीटिंग है, और काफ़ी उम्मीदें रहती हैं तमाम शेयर होल्डर्स को इस एजीएम से। और पिछले एजीएम में कुछ बड़े ऐलान हुए थे, और वो क्या थे और अब की बार की उम्मीदें क्या हैं, हमारी सहयोगी अशेषा हमारे साथ जुड़ गई हैं एजीएम की तमाम डिटेल्स लेकर। अशेषा, सुर्खियों में रहती है आरआईएल की एजीएम, ठीक है। अब ऐसे में सभी को इंतज़ार रहता है कि क्या बड़े ऐलान होंगे, मार्गदर्शन जो है वो चाहिए होता है शेयर होल्डर्स को। तो बताइएगा कि पिछली एजीएम से क्या कुछ निकला था और अब की बार की उम्मीदें क्या कह रही हैं?
सबकी नज़र रिलायंस के एजीएम और मुकेश अंबानी की क्या कमेंट्री निकल कर आती है उस पर रहेगी। 29 अगस्त को 2 बजे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एजीएम शुरू होगी और सबसे पहले 3 इम्पॉर्टेंट कमेंट्रीज पर सबकी नज़र रहेगी। एक, रिलायंस जियो के आईपीओ को लेकर अगर कुछ कमेंट्री निकल कर आती है, टाइमलाइन को लेकर उस पर सबकी नज़र रहेगी और उसके चलते वैल्यू अनलॉकिंग शेयर होल्डर्स के लिए निकल कर आ सकता है। याद रखें, पिछले कुछ सालों से जियो की लिस्टिंग को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई है, लेकिन अगर इस साल कुछ कमेंट्री निकल कर आती है उस पर सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा एआई रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट के कंपनी के प्लान्स और रिटेल और एफएमसीजी सेगमेंट में कंपनी किस तरह से एक्सपैंड करना चाहती है अपना फुटप्रिंट, उस पर क्या कुछ कमेंट्री आएगी उस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन एक बार नजर डाल लेते हैं पिछले कुछ सालों में मुकेश अंबानी ने किस तरह के अनाउंसमेंट्स अपने एजीएम में किए हैं। सबसे पहले 2019 में याद रखें अरामको का बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अनाउंस किया था और जियो फाइबर का कमर्शियल लॉन्च भी 2019 में ही किया था। याद रखें इस साल जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, स्टॉक में एजीएम के दिन करीब 10% की तेजी यहाँ पर दिखी थी। 2020 में गूगल का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया, 5G सोल्यूशन कंपनी ने डेवलप किया। इसके बाद 2023 में याद रखिए 5 साल का सक्सेशन प्लानिंग कंपनी ने अनाउंस किया और जियो फाइबर का कमर्शियल लॉन्च भी किया गया था। लेकिन पिछले साल की बात करें तो याद रखें एक बड़ा अनाउंसमेंट था शेयर होल्डर्स के लिए और ये एक बोनस इश्यू को लेकर था। याद रखें 1:1 का बोनस इश्यू पिछले साल मुकेश अंबानी ने एजीएम में किया था और इसी के साथ उन्होंने कहा था कि जियो के एबिटा और रेवेन्यू को कंपनी डबल करना चाहती है अगले 3 से 4 साल में। तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री हमेशा से ही रिलायंस के एजीएम में निकल कर आती हुई है। अभी इसके अलावा स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में एजीएम के पहले, एजीएम के दिन और एजीएम के बाद कैसा रहा है उस पर भी नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले 2019 की ही बात कर लेते हैं जहां पर अरामको का बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अनाउंस किया था। उस साल एजीएम के 10 दिन पहले से करीब 7.5% का उछाल स्टॉक में दिखा था और एजीएम के दिन भी करीब 9 से 10% की तेज़ी दिखी। पिछले साल यानी 2024 की बात करें तो करीब 2.5% की तेज़ी 10 दिन पहले दिखी थी। उस दिन करीब 1.5% की तेज़ी दिखी थी और इस साल भी पिछले कुछ दिनों में करीब 3% का अपमूव ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में दिख चुका है। तो क्या कुछ कमेंट्री निकल कर आती है एजीएम से, स्पेशली एआई रिलेटेड प्लान्स, एफएमसीजी फुटप्रिंट और जियो के लिस्टिंग को लेकर, उस पर सबकी नज़र रहेगी। आशीषा, शुक्रिया तमाम हाइलाइट्स और अहम बातें यहाँ पर बताने के लिए। और राजेश भोसले हमारे आज के एक्सपर्ट, इनकी ओर भी रुख कर लेते हैं। तो राजेश जी, बतौर एक्सपर्ट आपका भी ध्यान होगा इन्हीं तमाम बिंदुओं पर जिनके बारे में बातचीत होने की संभावना है। अब ये बताइएगा, क्या कहेंगे आप तमाम शेयर होल्डर्स को और फिलहाल जिनको अगर खरीदारी करनी है या रणनीति में बदलाव करना हो इस काउंटर में? देखिए कविता जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन दिखा रहा है। कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं दिखाई दी इन द अगस्त मंथ एंड एक्सपेक्टेशन है कि अगर स्टॉक 1400 के ऊपर क्रॉस करता है या सस्टेन करता है, फिर वहां से एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। नहीं तो फिर अगर नीचे में अगर डिप में मिलता है अराउंड 1330 के आसपास, तो वहां पे स्टॉक के लिए की रिट्रेसमेंट लेवल है और 200 डी में। तो अभी फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में है। 1330 के आसपास आता है तो वहां पे ऐड करना चाहिए, या फिर ऊपर में 1400 क्रॉस करके सस्टेन करता है देन उसके बाद बाय करना है। अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करना है। ऑलराइट, चलिए, तो फिलहाल आरआईएल को लेकर ये सलाह। एजीएम का हालांकि सभी को इंतज़ार रहेगा और हमेशा की तरह आपका पसंदीदा चैनल ET Now स्वदेश तमाम अपडेट सबसे पहले लेकर आएगा आपके पास। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं TCS की, और जगत त्रिवेदी साहब का हम सवाल लेंगे। इन्होंने TCS में ख़रीदारी कर रखी है लगभग 102 के लेवल पर और 500 की इनकी क्वांटिटी है। आई एम श्योर बहुत शानदार मुनाफा, मुबारकबाद जगत जी अगर आप हमें सुन सकते हैं। लेकिन इनको तो पार्ट प्रॉफिट भी बुक ही कर लेना चाहिए। राजेश जी, क्या रिकमेंडेशन होगी? देखिए काफी शानदार बाइंग है और इनफैक्ट यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखें
तो लास्ट एक वीक से हम देख रहे हैं कि आईटी स्पेस में कहीं ना कहीं वापस एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। आईटी इंडेक्स को अगर आप देखें तो वीकली में 200 डीएमए के आसपास कहीं ना कहीं होल्ड करा है एंड बाउंस बैक के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी होल्ड रखा जा सकता है। बाउंस में वापस स्टॉक 3400 के आसपास आता है तो वहां पे कहीं ना कहीं पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आईटी ओवरऑल एज ए स्पेस कहीं ना कहीं नियर टर्म में एक अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, तो बाउंस में एक पार्ट प्रॉफिट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए पार्ट प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले ही आपने निवेश का एक नज़रिया रखा हो, लेकिन कई बार आप इस तरह के प्रॉफिट को बुक करके कहीं और भी बेहतर जगह पर लगा सकते हैं और वहाँ पे नज़रिया अपना बना सकते हैं। बहरहाल टीसीएस पर ये सलाह। यूट्यूब से ही राहुल का सवाल लेंगे और राजेश जी येस बैंक में ख़रीदारी कर रखी है और यूट्यूब पर है, नज़रिया उन्होंने नहीं बताया, लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से बताइएगा। खरीद भाव 19 रुपये है इनकी। देखिए हाल फिलहाल की बाइंग है 19 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सलाह दूंगा कि कोई बाउंस आता है 19 रुपये 30 पैसे या 50 पैसे के आसपास, तो वहां पे एग्जिट कीजिए। ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का वीक लग रहा है, तो बाउंस में एग्जिट करने की सलाह होती है। चलिए, तो येस बैंक पर तो आपने फ़िलहाल ये सलाह दी है, लेकिन आज क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र फोकस में हैं और कुछ हमने देखा था कि हल्की फुल्की खरीदारी हमें कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र में आती हुई दिखाई दे रही थी। एक टेक्सटाइल पर हम बात कर लेते हैं जहां पर दबाव दिखाई दे रहा है। कुछ काउंटर्स भी आपके स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे जो हमारी कवरेज में आते हैं। वर्धमान टेक्सटाइल अगर आप देखें, वेल्सपन जैसे कुछ काउंटर्स देखें, अगर आप ट्राइडेंट देखें, इनमें जो है हमें कमज़ोरी दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार की बैठकें जारी हैं और जितने प्रतिनिधि हैं इस पूरे क्षेत्र के लगातार और भी देशों में, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड है और उसी का फ़ायदा भी यहाँ पर अब ऐसे और कैसे भुनाया जाए बाकी देशों और इकोनॉमी को कंसिडर करके वो बातचीत तो चल रही है। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं वर्धमान टेक्सटाइल्स में हम देख रहे हैं 2% तक की तेज़ी दिखाई दे रही है। वेल्सपन और बाकी काउंटर्स भी हम फ्लैश करेंगे। बहरहाल ओवरऑल अब क्या व्यू आपके मुताबिक इस पूरे क्षेत्र में बनाकर हमें चलना चाहिए? राजेश जी, क्या आप इसको रडार पर रखेंगे या फिलहाल आपको लगता है कि जब तक कोई क्लैरिटी ना हो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए? जी देखिए, काफी वॉलेटाइल मूव्स दिखाई दे रहे हैं लास्ट एक मंथ से। कोई भी पॉजिटिव न्यूज आता है तो बाउंस करता है, बट हायर लेवल्स पे वापस सेलिंग देखने को मिलता है। स्पेशली अगर वर्धमान टेक्सटाइल देखें तो काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं 380 के आसपास मल्टी मंथ स्विंग लो है। आज भी गैप डाउन के बाद 380 के पास होल्ड किया है एंड एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो यहाँ पे 380 के स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग बाउंस के लिए बाय किया जा सकता है। ऊपर में 430 440 जो है अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरे जो टेक्सटाइल काउंटर्स है वहां पे कहीं ना कहीं मेजर सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, तो वहां पे अवॉइड करना चाहिए। बट डेफिनेटली वर्धमान टेक्सटाइल यहाँ पे एक काफी अच्छा बेस बन रहा है, तो 380 के स्टॉप लॉस से 440 के टारगेट्स के लिए प्ले किया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए इस पूरे क्षेत्र पर ये राय निकल कर आ रही है। राजेश जी, योर स्टॉक में आज का हमारा समय समाप्त हुआ। धन्यवाद, आपने समय दिया, दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। चलिए योर स्टॉक तो हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार की हालचाल के बारे में बातचीत होगी मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।